अगर इनमें से कोई एक मिला और बी थर्ड मिला तो 100% वो चला जाएगा पैसिव वॉइस में। Strict Learning Point, the best grammatical platform. Good morning students. Good morning sir. You are most welcome in my voice class. आज वॉइस की क्लास में हम लोग चौथी क्लास पढ़ने यानी फोर्थ क्लास पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक असर्टिव सेंटेंस के थ्रू हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि किस तरह से एक्टिव टू पैसिव चेंज होता है। ये पढ़ बताया आपको? Yes sir. और मैंने आपसे कहा भी था कि आप जो है बहुत अच्छे तरीके से इसके चार्ट को जरूर पढ़ लीजिएगा कि कौन सा टेंस रहने पर कैसी पैसिव वॉइस बनती है। कई जगहों पर ऐसा जिक्र आया, हमने भी बताया कि ये टेंस रहने पर इस टेंस में चेंज हो जाती है। एक्चुअली देखा जाए तो पैसिव वॉइस में टेंस चेंज नहीं होती है, केवल साइंटिफिक रूप से वो चेंज हो रहा है कि नहीं? क्योंकि मीनिंग तो वही निकलना है, मीनिंग तो वही निकलना है, जो एक्टिव की है वही पैसिव वॉइस में मीनिंग निकलनी है, उसकी निकलिए ही नहीं। लेकिन सही मीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर मीनिंग होनी चाहिए, ये जरूरी है। गोइंग शब्द से कोई भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, माइंड में अपने सेट कर लो। हमेशा दिमाग में नोइंग, गोइंग, ये सब कोई भी ऐसे वर्ड हैं, इनसे कोई पैसिव वॉइस नहीं बनती है। मेन वर्ब के रूप में कहीं आते हैं, इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। दिमाग में बैठा लो। क्यों? क्योंकि हम नोइंग गोइंग को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हो सकता हो कि एक सेंटेंस में गोइंग आया हो और उसकी पैसिव वॉइस बनी है, नोइंग आया हो या नो आया हो और पैसिव वॉइस बनी हो, तो आप लोग कहेंगे कि जो है ऐसा कैसे हो जाएगा? ऐसा इसलिए हो जाएगा कि नोइंग तो होगा नहीं, आपको मैंने पहले ही बता दी। गोइंग तो इसमें आपको सबसे ज़्यादा केयर करने की जरूरत है कि जब भी ये आए वह आपको माइंड में सेट कर लेना है, इसकी पैसिव वॉइस में बनानी है, इसको हटा दो। ठीक है? क्यों? अब हम आपको ये बताते हैं, आज कुछ नया हम आपको बताते हैं कि पैसिव वॉइस से एक्टिव वॉइस और एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अभी तक हमने एक्टिव टू पैसिव पढ़ा, आज हम आपको दो सेंटेंसेस के थ्रू पैसिव टू एक्टिव पढ़ाएंगे। उसके पहले आपको हम ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हाउ कैन आई रिकॉग्नाइज दैट दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस और नॉट। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है कि नहीं, इसको हम कैसे पहचानेंगे? उसके लिए बेटा एक फार्मूला है, लॉजिकली इसको हम समझेंगे। अगर लॉजिक लगाएंगे कि इसके बाहर पूरा पैसिव वॉइस मिलेगा ही नहीं आपको, यानी कोई भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस मतलब कोई भी मतलब एनी मैं जोड़ रहा हूं, यानी कोई बचेगा नहीं इसमें। और 99% से ज़्यादा यानी 100% भी कह सकते हो आप कि वह आपको मिलेगा, 100% मिलेगा सेंटेंस में। अब क्या मिलेगा? वो है आपकी बी और एक्शन की थर्ड फॉर्म। पैसिव वॉइस आपको बनानी है तो आप जान लीजिए आपको क्या मिलेगा बेटा? बी और प्लस एक्शन जिसको आप कहते हो और जिसे भी कहते हो, है V3, या आप इसको ऊपर लगा सकते हैं, कोई कोई नीचे लगाता है, जहां मर्जी वहां लगे। ओके, ये है आपका बेटा क्या? ये सिंटेक्स ऑफ पैसिव वॉइस, ये पैसिव वॉइस। ओके, अब ये समस्या ये आपके सामने उत्पन्न होगी, बी क्या है, जबकि मैंने आपको मॉडल से बताया था ना कि बी के थ्रू क्या क्या आएंगे। अब हम यहां से थोड़ा सा आपको फिर बता रहे हैं। बी के थ्रू बेटा प्रेजेंट में आपको इज, एम, आर है, पास्ट में वाज, वर है, फिर उसके बाद आ जाएगा बी, बीइंग, बी,
बी का इसमें कोई काम नहीं, जो काम है काम लायक है उसको हम बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि बी तो खुद है उसको बताना, उसके अंतर्गत आता है। इज एम आर वाज वर बी और बी, ये आपके बी हो गए। ओके, और इसके साथ आपको जो मिलेगी वो होगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर ऐसा है तो वह पैसिव वॉइस है, अगर ऐसा नहीं है सेंटेंस में तो देयर इज नो पैसिव वॉइस, वो पैसिव वॉइस है ही नहीं। कैसे? अब आपको एक सेंटेंस कोई भी आप ले सकते हैं अगर पूछना चाहें, और नहीं तो हम अब सेंटेंस लिख रहे हैं उसके थ्रू आप देख लीजिए क्या वो उसमें आता है या नहीं। ओके, क्योंकि सबसे पहले मैं असर्टिव कोई बताऊंगा, और असर्टिव जैसे पैसिव टू एक्टिव और एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव टू पैसिव जब हम जा सकते हैं तो सीधा सीधा रास्ता हो गया, बस उल्टा रास्ता चले जाएंगे तो पैसिव टू एक्टिव हो जाएगी। समझ रहे ना? यस सर। आइए सबसे पहले इससे स्ट्रक्चर रूल को हम बता दें थोड़ा। पैसिव टू एक्टिव, पैसिव टू एक्टिव वॉइस हम कैसे चेंज करेंगे, इसके स्ट्रक्चर रूल की चर्चा हम कर रहे हैं। ओके, यस सर। सबसे पहले हम क्या लगाएंगे बेटा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होगा? वह होगा बेटा ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा वही एक्टिव वॉइस क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। ओके, यस सर। प्लस उसके बाद क्या आएगा? उसके बाद बेटा हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी वो आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। अब हम क्या करते हैं? कोई नेगेटिव वर्ड होगा बेटा यही लिख लेना है, नेगेटिव वर्ड। ओके, यस सर। फिर हमें क्या क्या लिखना पड़ेगा? जो हमें इसका क्या हो? एक्शन, VERB, वर्ब जिसको कहते हैं। अब वर्ब किस फॉर्म में होगी ये तो टेंस के ऊपर डिपेंड करेगा, कौन सी टेंस का वो सेंटेंस है। ओके, यस सर। क्योंकि एक्टिव में भी तो ऐसे है कि भी थर्ड और भी सेकंड लगता है, हैं? यस सर। तो वो तो डिपेंड करेगा कि हमारा कौन सा टेंस है, उसी अनुसार हम उसको चेंज करेंगे। और फिर आपको क्या बचेगा? रेस्टिंग वर्ड जो भी होंगे, रेस्टिंग वर्ड यहाँ जाएंगे और प्लस ऑब्जेक्ट, और जो होगा बेटा क्या? सब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। क्या होगा? पैसिव वॉइस। ठीक है ना? यस सर। और लास्ट में पुलिस का। अब आपको ये माइंड में सेट करना है, क्योंकि ज़्यादा इधर उधर नहीं जाएंगे, हमें अभी इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़ना है, इसलिए ज़्यादा इधर उधर नहीं। पहले थोड़ा सा इसको क्लेरिफाई कर दें कि पैसिव टू एक्टिव कैसे चेंज करेंगे। और दो सेंटेंस अगर ध्यान से पढ़ लिए बेटा तो एक्टिव से जब हमें पैसिव आ रहा है तो उसी का नेक्स्ट स्टेप, मतलब जो काउंटिंग हम लोग पढ़ते हैं ना, 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, फिर आते हैं 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आ जाते हैं वापस ना। यस सर। तो कहने वाला जो सीधा चढ़ जाएगा वो उतरने में क्या दिक्कत है? जैसे हम चढ़े स्टेप बाय स्टेप, वैसे स्टेप बाय स्टेप अब उतर जाएंगे। तो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हम चढ़ते हुए जाते हैं, और जब पैसिव टू एक्टिव आते हैं तो स्टेप बाय स्टेप हमें उतर जाना है, सिंपली बात, ठीक है ना? लेकिन जिसको रूल्स और टेंसेस पता होंगे उन्हीं को ये सब आने वाले हैं, इसलिए हर चीज आपको क्लियरिफाई की गई है, उसको आप अपने माइंड में सेट कर लो। ओके, अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिखने जा रहे हैं, उसको देखो।
A letter is being written by her. अब देखिए हमने जो आपको बताया सबसे पहले हमें क्या पहचानना है कि ये पैसिव वॉइस है या नहीं है। अब हमने जो बताया क्या वो है या नहीं उसको पहले ढूंढेंगे हम इसमें देखेंगे कोई एक वर्ड है और V3 यानी एक्शन की थर्ड फॉर्म ढूंढेंगे और इस बी से कोई एक फॉर्म ले लेंगे। मैंने बताया पैसिव वॉइस का कोई भी फॉर्म यानी किसी भी टेंस में होगा ना, आप अगर पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे इनमें से जरूर एक वर्ड आपको मिल जाएगा। अपने माइंड में सेट कर लेना। अब ये आप कहेंगे सर जैसे परफेक्ट में आ गया तो जब परफेक्ट में आएगा सेंटेंस आपका तो आपको मालूम होना चाहिए यू शुड नो दैट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज इनटू प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में जाएंगे बीन हमको मिल जाएगा। मिल जाएगी नहीं मिल जाएगा? यानी कि हमें अपने माइंड में सेट करना है इससे बाहर पैसिव वॉइस बनने वाली नहीं, ये जरूर रहेंगे। सही है कि नहीं? हम पकड़ने की कोशिश करेंगे। अगर आपके सामने कोई ऐसा सेंटेंस है तो बताइए हमको, उस पर हम देखते हैं क्योंकि हमको कहीं मिला नहीं। और ये बहुत अच्छा रूल्स जो है मैंने आपको दिया हुआ है क्योंकि आप सर्च करेंगे तो मैंने कई बार सर्च करके अप्लाई करके देख के तब मैं बताऊँ, ठीक है ना। इसको चेक भी कर सकते हैं आप कि अगर इनमें से कोई एक मिला और भी थर्ड मिला तो 100% वो चला जाएगा पैसिव वॉइस में। ओके चलो, तो अब हम ये पैसिव टू एक्टिव यानी पैसिव में है। अब इसको कैसे पैसिव में है आप देखिए इज एम आर में क्यों कुछ है, हाँ इज है और बी थर्ड है कुछ, यस सर, ये रिटन और बीइंग भी है, देखो बीइंग भी मौजूद है। तो आपको इज भी मिल गया, बीइंग भी मिल गया और रिटन भी मिल रहा है, तो आपको तो दिक्कत ही नहीं, सब हरा हरा दिख रहा है। ये देखिए ये टेंस कौन सा है, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही है, ठीक है ना। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब बीइंग लग गया तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस ही होगा, दूसरा नहीं होगा। प्रेजेंट में है तो पास्ट में है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर में तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, लेकिन फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस तो कोई वॉइस नहीं बनता है। मैंने आपको बताया ना कि चार टेंसेस ऐसी हैं जिसकी पैसिव वॉइस बनाने की कोई जरूरत नहीं है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस। ये बताएगा अच्छा ना। तो बस हमें 8 की चर्चा करनी है, बाकी 4 को छोड़ देना है रेस्टिंग पोजीशन। तो सबसे पहले हमें मिल गया नहीं, पहचान गए नहीं हम कि हम पैसिव वॉइस में हैं। हम पैसिव वॉइस में हैं, आप पहचाने कि नहीं? हाँ, इनमें से कोई एक वर्ड हो और एक्शन की थर्ड फॉर्म B3 हो तो आप जान जाइए कि दिस इज द सेंटेंस ऑफ पैसिव वॉइस। ओके यस सर। चलिए अब यहाँ पर हम जब एक्टिव में आए तो इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं। सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट ऑफ द पैसिव वॉइस। इस पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट क्या है? हर का सब्जेक्ट क्या, क्योंकि अब सब्जेक्ट में है ना, हर का सब्जेक्ट क्या होगा? सी। क्या होगा? सी। वेरी गुड, सी। और आप जानते हैं कि यह क्या कौन सा टेंस है? ये है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। ओके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सेंटेंस को हम क्रिएट करेंगे। तो इज एम आर में से इज किसके साथ क्या लगता है? इज। वेरी गुड, इज लगते हैं तो सी इज। आप जानते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर हमारे माइंड में सेट होना चाहिए, जो मैंने आपको बताया है कि सब्जेक्ट प्लस इज एम आर हेल्पिंग वर्ब जो भी होगी इज एम आर में से, उसके बाद नेगेटिव वर्ड होगा, नेगेटिव वर्ड लगाएंगे और नहीं तो हम आगे उसके प्रेजेंट पार्टिसिपल पे आ जाएंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल कौन होता है? जिसमें आईएनजी फॉर्म में आईएनजी लगेगा, जिसको इन्फॉर्म भी कहते हैं। आप उसको इन्फॉर्म भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो सी इज और वर्ब क्या है? रिटन। कोई नेगेटिव वर्ड है नहीं, हमारे पास रिटन का क्या होता है? राइटिंग। राइटिंग टीआईएनजी डबल टीआईएनजी दोनों है। द सी इज राइटिंग क्या लेटर। अब देखिए और कुछ बीइंग तो लगेगा नहीं, बीइंग को गायब हो जाना है। मैंने यहाँ पर कहीं बीइंग लिखा है नहीं, तो सीधा हमने क्या लिखा है? वर्ब लिख दिया। और रेस्टिंग वर्ड, अगर कोई वर्ड रेस्टिंग बच रहा है तो उसको हम लिखेंगे। रिटन के बाद कोई रेस्टिंग वर्ड बच ही नहीं रहा है तो हम आगे बढ़ जाएंगे। और क्या बच रहा है? सब्जेक्ट, यहाँ पैसिव वॉइस का, जो कि यहाँ ऑब्जेक्ट हो जाएगा है। सी इज राइटिंग क्या लिखा? अ लेटर। कोई कंफ्यूजन? क्लियर है कि नहीं?
एक सेंटेंस और सुनो। एक अगला सेंटेंस ले लेते हैं हम, जो कि पैसिव वॉइस का ही रहेगा। ओके? Yes, sir. Rama is in was. Rama was M-A-R-R-E-D married to Sita. रामा वाज मैरिड टू सीता, यानी रामा की किसके साथ मैरिज हुई है? सीता के साथ। चलो हम सबसे पहले पहचानते हैं क्या उस पैसिव वॉइस के जो क्राइटेरिया दिया उसमें शामिल होता है या नहीं। देखिए वाज है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल है, यानी ये पैसिव वॉइस हो गई। ओके? पैसिव वॉइस हो गई नहीं? अब हम जब ये क्लियर हो गए ये पैसिव वॉइस है तो हमें इसे एक्टिव बना लेना है। ओके? क्योंकि आप जानते हैं ये वाज मैरिड कौन सा टेंस जा रहा है? वाज से हम जान रहे हैं कि ये पास्ट कंटीन्यूअस है, लेकिन अब यह सेंटेंस हमारा जब पास्ट इनफिनिट में होता है तभी हम उसको पास्ट कंटीन्यूअस का फॉर्म ले लेते हैं, लेते हैं नहीं? तो हमें एक्टिव वॉइस में जाने के लिए इसको किसमें बदलना पड़ेगा? पास्ट इनफिनिट में। किसमें बदलना पड़ेगा? सेट हो गया ना? अगर नेगेटिव वर्ड है तो डिड नॉट का यूज किया जाता है, और अगर नहीं है तो सब्जेक्ट प्लस V2 यही करते हैं हम। सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस जो भी आपका कॉम्प्लीमेंट में है। बहुत छोटा सा उसका स्ट्रक्चर रूल है, उसी में इसको कन्वर्ट कर देना है। ये बात ना है? देखिए छोटे छोटे सेंटेंस क्यों लिख रहे हैं बेटा? क्योंकि हम इसी छोटे से ही बड़े में जा सकते हैं। एक छोटे वाला रूल अप्लाई कर दो, छोटा सेंटेंस हमको बहुत अच्छे समझ में आता है, और उसी को समझकर अप्लाई जब हम उस रूल को बड़े सेंटेंस में कर देते हैं तो एकदम 100% सेट हो जाता है। ठीक है? तो एक्टिव वॉइस इसका बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लेंगे। सब्जेक्ट क्या है कि इसका जो ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट इसका क्या है? सीता। तो सीता आ जाएगा, सीता। ओके? अब सीता आ गया। अब आप जानते हैं कि यह हमने बताया को पास्ट कंटीन्यूअस में पास्ट इसको बनाना पास्ट इनफिनिट में, तो वह होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म। वर्ब क्या है आपका? मैरिड। तो मैरिड का मैरिड होगा M-A-R-R-I-E-D मैरिड। सीता मैरिड रामा। सीता मैरिड रामा। यहाँ पर टू नहीं लगता है, ये आपका सेंटेंस बन गया, ठीक ना? सीता मैरिड रामा, यानी कि सीता ने राम से विवाह किया। ओके? ये सेंटेंस आपका पैसिव टू एक्टिव है। ओके? कभी भी सेंटेंस पैसिव में है या नहीं इसका डिसाइडेशन इसी आपके जो बॉक्स में वर्ड है और यहाँ पर B3, ये दोनों मिलकर करेंगे कि हम पैसिव में है या नहीं। एनी प्रॉब्स? जिसके बारे में हमने टेंस में बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया हुआ है, पता है ना? जब हमसे प्रश्न पूछा जाए या पूछने का सेंस निकले तो सारा सेंटेंस किसमें जाता है? इंटरोगेटिव में जाता है ना? तो ऑल इंटरोगेटिव सेंटेंस डिवाइडेड इनटू टू फॉर्म्स, दो भाग में बढ़ जाते हैं, पढ़ते हैं ना? एक आपका SR नो आंसर टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस और दूसरा WH इंटरोगेटिव। एक तो बताया ना? अब दोनों को हम कैसे चेंज करेंगे? थोड़ी थोड़ी सी चेंजिंग है, उसी को हमें सेट कर लेना है और अपने आप बन जाएगा। ओके? और हम बताने जा रहे हैं इसमें एक्टिव टू पैसिव। ओके? अभी जस्ट मैंने आपको बताया दो एग्जांपल देके, वो भी पैसिव टू एक्टिव। वहां समझ में आ गया ना? अब हम बताने जा रहे हैं आपको एक्टिव टू पैसिव, वो भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ओके? सेंटेंस हमारा होगा इंट्रोगेटिव। ओके? और इसमें दो प्रकार के सेंटेंस, मतलब थोड़ा सा चेंजिंग करूंगा, ज्यादा नहीं, दोनों अपने आप बन जाएंगे। केवल एक वर्ड ऐसा है जो कि आपको डिस्टर्ब करेगा, उसके लिए मैं अलग से एक रूल बता दे रहा हूं। ओके?
एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव भी चेंज करेंगे तो इसका स्ट्रक्चर रूल क्या होगा? ठीक है, इसके स्ट्रक्चर रूल में सबसे पहले हम लिखेंगे आपका हेल्पिंग वर्ड। वो कैसा होगा? अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस, और प्लस क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है ना? एबी मतलब एक्टिव वॉइस। फिर आपका क्या आएगा? कोई भी नेगेटिव अगर वर्ड होगा तो नहीं आ जाएगा, प्लस आपका आएगा एक्शन थर्ड, जिसको वर्ब की तीसरी अवस्था कहते हैं, थर्ड फॉर्म। ओके, उसके बाद आपका रेस्टिंग वर्ड अगर कुछ बचता है यहाँ पर और सब्जेक्ट के वहां, तो वो यहाँ पर आ जाएगा रेस्टिंग वर्ड में, प्लस आपका आ जाएगा बेटा बाई, फिर आ जाएगा आपका ऑब्जेक्ट, जो कि क्या होगा बेटा? सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस, जो सब्जेक्ट का एक्टिव वॉइस होगा। ओके, और सबसे लास्ट में जो वेरी इनिशियल फॉर द इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो है मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। लास्ट में आपको मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का जरूर प्रयोग करें, जिसको हम क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है, सब लोग इधर उधर ना देखो, जो टॉपिक पे चर्चा हो रही है ट्राई टू अंडरस्टैंड, उसको समझने की कोशिश करो। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर रूल। मैंने स्ट्रक्चर रूल बताया इसका, कैसे हम सेंटेंस के वर्ड को पुट करेंगे तो एक अच्छा सेंटेंस हमारा बन जाएगा। लेकिन हमने बताया आपको कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, एक WH होता है और एक होता है यस सर। SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव। SR नो आंसर टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस वो सारे हैं जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं, जिसको हम टाइम वर्ड कहते हैं। एन होता है तो उसके लिए यही रूल है। ओके, और जब हमें WH टाइप का वर्ड वाला हमें सेंटेंस मिल जाए इंट्रोगेटिव का, तो हम क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। जैसे हम वहां पर मैंने आपको बताया था कि केवल क्वेश्चन वर्ड को सामने ऐड कर देना है, वैसे सेम यहां भी हमें क्या करना है? यहां क्वेश्चन वर्ड को ऐड कर देना है। क्वेश्चन वर्ड्स क्वेश्चन वर्ड जो भी होगा उसको हमें यहाँ ऐड कर देना। ओके, दोनों प्रकार के आपके इंट्रोगेटिव सेंटेंस के ऐड रूल होंगे। अगर क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड लगाएंगे, नहीं है तो नहीं। ओके, अगर है तो आप लगा दो, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस टाइप बन गया। ओके, और अगर है तो लगा दिया और नहीं है तो हटा दिया, तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप बन जाएगा। उसमें क्या करना है, लेकिन प्रोसीजर आपका यही रहेगा। एनी प्रॉब्लम्स? एक अलग से वर्ड होता है, वो होता है हु से। किसे होता है? जब आपको इंट्रोगेटिव हु आ जाए तो सेकंड टाइप में आएगा, WH टाइप में। लेकिन हु आ जाता है तो उसका थोड़ा दूसरी तरह से चेंज करते हैं। वो क्या होता है उसको भी देखिए, यहां बताया जब सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड क्या हो? हु आया हो। क्या हो? हु आया हो। तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम बाई का यूज कर देते हैं। चलिए हम प्रयोग करते हैं सबसे पहले बाय।
और whom एक साथ आ जाते हैं, by whom। उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब आएगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस। और हेल्पिंग वर्ब कैसी होगी? वही सेम, मैं बताया प्रोसीजर भी सेम रहेगा। वो जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होगा उसी के अनुसार हमें हेल्पिंग वर्ब लगानी है। हेल्पिंग वर्ब की सबसे ज्यादा गलती इंट्रोगेटिव सेंटेंस में स्टूडेंट्स केवल हेल्पिंग वर्ब लगाने में करते हैं, क्योंकि वो घनचक्कर में पड़ जाते हैं कि हम सब्जेक्ट की पहले वाले के अनुसार लगाएंगे, लास्ट वाले के अनुसार लगाएंगे। तो हमें लास्ट वाले के अनुसार ही लगाना है, क्योंकि उसी को हम क्या बना रहे हैं, सब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है? तो यहाँ आपको बहुत अच्छी से वही मतलब उसी के अकॉर्डिंग लगेगा, बार बार लिखने की कोई जरूरत नहीं, समझना है। फिर उसके बाद क्या आ जाएगा? आपका नेगेटिव वर्ड है तो लगा दीजिएगा, नहीं तो आपका आ जाएगा एक्शन थर्ड, थर्ड है। और जो भी आपका ऑब्जेक्ट होगा ऑब्जेक्ट आएगा लास्ट में। और ध्यान रखिएगा, यह बाई अगर स्टार्ट में ना लगा तो क्या हमारा सेंटेंस सही होगा? याद रखिएगा दिमाग में कि हु को बाई हुम में चेंज किया जा रहा है। किसको चेंज किया जा रहा है? हु को बाई हुम में, हुम को नहीं चेंज किया जा रहा है। तो याद अपने माइंड में सेट कर लो, अगर बाई हुम कहीं आता है या हुम होता है तो हमें माइंड में सेट कर लेना है हमारा जो सेंटेंस होगा वह आपका पैसिव वॉइस तो होगा ही, लेकिन उसको हमें जब बदलते समय एक्टिव वॉइस में हु लगाना होगा। बस हो रहा ना? इतना आपको माइंड में सेट कर लेना है। अब यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट जो लिखा गया वो ऑब्जेक्ट आपका एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा। कोई दिक्कत? चलिए, और एक सेंटेंस जैसे बाई यहाँ ना आया तो क्या होगा? वह हु से सेंटेंस शुरू होगा। किससे शुरू होगा? हु से ही शुरू हो जाएगा, वो हु में नहीं चेंज होगा। हु से सेंटेंस शुरू होगा और सारा प्रोसीजर होगा, लास्ट में बाई लगेगा। कहाँ लगेगा? लास्ट में बाई लगा देंगे, उसको प्रोसीजर ये अपनाएंगे। और बाई यहाँ ना लगा के, क्योंकि उसके बाद में कुछ बचेगा नहीं, ऑब्जेक्ट बचेगी, सब्जेक्ट है ही। हु वाले जितने भी सब्जेक्ट हैं, मैंने आपको सॉरी हु वाले जितने भी सेंटेंस हैं मैंने आपको पहले ऑलरेडी पढ़ाया हुआ है कि देयर इज नो सब्जेक्ट, वहां पर कोई सब्जेक्ट होता ही नहीं है, क्योंकि करने वाला होगा तब ना सब्जेक्ट होगा। तो सब्जेक्ट का काम वही करता है, हु ही कर देता है, इसीलिए उसी को बाय हुम कर देते हैं। समझ रहे ना? जैसे हु टीचेज अस मैथमेटिक्स, हमें मैथमेटिक्स कौन पढ़ाता है? तो कहा जाता है अकॉर्डिंग रूल एंड रेगुलेशन कि जो हमारा एक्शन डन करता है या जो हमारा एक्शन करता है वही हमारा सब्जेक्ट होता है। पता ही नहीं? तो मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला तो मालूम है नहीं कौन है? मालूम है? तो सब्जेक्ट यहाँ पर कहाँ है? तो केवल वही क्वेश्चन वर्ड ही इसका क्या बना दिया जाता है? सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट रख दिया जाता है। ओके? तो ऑब्जेक्ट के रूप में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि है ही नहीं, बचे कहाँ से? तो बाई आप ऑटोमेटिकली लास्ट में चला जाएगा। अगर हम बाई हुम का स्टार्ट में यूज ना किया तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। ओके? चलिए हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस का एक दो सेंटेंस ले लेते हैं, फिर क्लियर हो जाएगा। जैसे हम लिख दिए यहाँ पर, डू यू प्ले क्रिकेट? डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे? और लास्ट में क्वेश्चन, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे? सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द सेंटेंस ऑफ विच टेंस, किस टेंस का सेंटेंस है ये मालूम कर लेंगे। तो जब हमें डू लगा और एक्शन की फर्स्ट हुई, हम जान गए प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस? चेंज इनटू, ठीक है ना? टेंस वही रहता है, मतलब भाव वही निकलना है। तो ऐसा आप कह सकते हैं टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है, लेकिन क्योंकि कुछ हम चुरा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस से,
इसलिए उसका नाम सॉरी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इसलिए उसको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का इज़ लेते हैं ना पैसिव में चेंज करते समय, तो उसको कह देते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। बाकी तो उसका तो एक्शन वैसे कुछ लेते ही नहीं, वो तो फर्स्ट फॉर्म में रहती है, एनजी लगता है, इसमें थर्ड फॉर्म लगता है ना, होता है। चलिए आप इसको पैसिव वॉइस बनाएंगे, और वो भी किस रूल से, इसी रूल से बनाएंगे हम। ओके, अब इस रूल में क्या है, सबसे पहले हमारे देखते हैं क्या है, क्वेश्चन वर्ड इसमें है ही नहीं, केवल डू लगा है, तो डू क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हुआ, तो यहां से आएंगे हेल्पिंग वर्ब, और वो हेल्पिंग वर्ब कैसी होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ द एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में क्योंकि अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के फॉर्म में जाएगा, और वह आपका ऑब्जेक्ट जो है आपका क्या है, क्रिकेट। क्रिकेट के साथ इज लगेगा, आर लगेगा, क्या लगेगा, बताओ क्या लगेगा, इज। वेरी गुड, क्या लगेगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, इज सबसे पहले आते हैं। ओके, क्योंकि आप जानते हैं जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है एक्टिव बनाए या पैसिव बनाए, दोनों में इंट्रोगेटिव ही रहेगा, वो असर्टिव नहीं बन सकता। इसको माइंड में सेट कर लेना आपको। वो अगर इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप ही क्रिएट करना है आपको। ओके, हाँ, उसको दूसरी तरफ मत चले जाइएगा। हाँ, नरेशन जब पढ़ेंगे तब हमें जबरदस्त चेंजिंग मिलती है कि सबको हमें समेट के असर्टिव सेंटेंस बनाना पड़ता है। यहाँ तो हम उसको पढ़ नहीं रहे हैं, जब पढ़ेंगे उसको तब देखेंगे। सबसे पहले आप इसको देख लीजिए, इज हो गया, और हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या बन जाएगा, क्रिकेट, CRICKET, इज क्रिकेट। उसके बाद नेगेटिव वर्ड कोई है नहीं, तो हम देख रहे हैं ना, ये हो गया। फिर नेगेटिव वर्ड नहीं है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब क्या प्ले, प्ले का थर्ड फॉर्म क्या होगा, प्ले। हो गया, इज क्रिकेट प्लेड। अब यहाँ पर ध्यान रखिए, कुछ नहीं है, रेस्टिंग वर्ड में कुछ नहीं बच रहा है, बाई है, बाई लगाएंगे आप, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जो भी होगा यू है, यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू। यहां हम सबसे पहले ये भी मालूम करेंगे कि जो हमारा सेंटेंस है वह आपका पैसिव वॉइस के फॉर्म में है या नहीं। ओके, यस सर, इज क्रिकेट प्लेड बाय यू, डू यू प्ले क्रिकेट एवरी डे। तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू में हम देखेंगे क्या इज एमआर है, जो हमने बी का फॉर्म बताया था प्लस एक्शन की थर्ड फॉर्म, तो इज आ गया और एक्शन की थर्ड फॉर्म की, तो इज क्रिकेट प्लेड बाय यू हो गया। और इसमें एवरी डे छूट रहा है, एवरी डे आपको यहाँ पर लगाना है। ओके, रेस्टिंग वर्ड में है, क्या छूट गया था लगा लीजिए, क्या EVERYDAY, इज क्रिकेट प्लेड एवरी डे बाय यू। ओके, ये सेंटेंस क्रिएट हो गया इंट्रोगेटिव का, इंट्रोगेटिव में ही एक्टिव टू पैसिव। ओके, यस सर, एक सेंटेंस और देखिए, why are they not teaching us grammar? लास्ट में Why are they not teaching us grammar? यह आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में चला। Why आ गया ना क्वेश्चन वर्ड से, है? तो हम कुछ इधर उधर नहीं करेंगे, रूल्स हमारा यही है, जो सामने क्या है उसी को अप्लाई कर देंगे। तो पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे बेटा, तो why का why होगा, है? क्वेश्चन वर्ड चेंज ही नहीं करना है। अब जो ऑब्जेक्ट है इसका, क्योंकि एक्टिव टू पैसिव जा रहे हैं, और आर दे टीचिंग, तो यानी हम श्योर हो गए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में कोई टेंस में चेंजिंग होती ही नहीं, केवल बीइंग को ला देना हमें इज एम आर के साथ। यही बताइए आपको, तो वही चीज यहाँ भी लगाएंगे। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, अस है या ग्रामर है। ग्रामर को भी ला सकते हो, अस को भी ला सकते हो। मैंने पहले बताया था आपको, जो आपका अस है ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं तो सबसे अच्छा रहता है।
तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही ले लेते हैं। और अस का सब्जेक्ट क्या होता है बेटा? वी। क्या होता है? वी। वाई और हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जब वी लगना है तो वी के अकॉर्डिंग आर ही लगेगा, तो आर लगा देंगे। ओके, वाई आर वी। तो उसके बाद क्या लगेगा? बीइंग। क्या लगेगा बेटा? बीइंग अगर है तो यहीं पर लग जाएगा। कहां पर? या ओके, नेगेटिव वर्ड के बाद अगर आएगा बीइंग तो यही लगा देना है। बीइंग या बीइंग है, बीइंग बीइंग आता नहीं है। अगर आएगा बीइंग बीइंग तो बेटा यहीं पर लग जाएगा नेगेटिव वर्ड के बाद। कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो, वाई आर बी तो क्या आ जाएगा हमारा? बीइंग। बी ई नेगेटिव है तो नेगेटिव वर्ड लगा देते हैं। नॉट है ना? Yes, sir. नॉट लगा दो। बीइंग, बी ई आई एन जी। वाई आर वी नॉट बीइंग। हो गया? यस। अब देख लें एक्शन की थर्ड फॉर्म क्या है? टाट। टी ए यू जी एच टी, टाट। और रेस्टिंग पोजीशन क्या बच रहा है? ग्रामर है, ग्रामर। और कुछ बच रहा है बेटा? नहीं, केवल क्या बच रहा है? हमारा एक्टिव वॉइस का सेंटेंस बच रहा है जो कि पैसिव वॉइस में उसका ऑब्जेक्ट बनेगा। तो क्या हो गया? वाई आर बी नॉट बीइंग टाट ग्रामर। उसके बाद क्या आएगा? बाय। बाय। अब देख ऑब्जेक्ट क्या होगा? Them. वेरी गुड, देम। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एनी कंफ्यूजन? नो सर। समझ में आ रहा है ना? यस सर। एक सेंटेंस और बचता है जो कि मैंने बताया ना, यहाँ हु आ जाए तो हम क्या करेंगे? यस सर। चलिए उसको भी देख लेते हैं। हु टाट अस इंग्लिश। हु टाट अस इंग्लिश। इंग्लिश हमको कौन पढ़ाता है? चलिए, हमने यहाँ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लिया था, यहाँ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ले लेते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, हमें हु आ जाए तो हमें यहाँ पर चले जाना है। ओके, अगर बाई हूं से बनाना चाहते हैं तो, अगर हु से ही बनाना चाहते हैं, क्योंकि ये दोनों प्रकार का हम बना दे रहे हैं, ठीक है ना, दोनों प्रकार का यहाँ पर बना दे रहे हैं आपको। तो चलिए, ये पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है, तो कैसे होगा? सबसे पहले हमें बाय हूं लगा देना है। बाय हूं, बाय हूं। ओके, और उसके बाद क्या लेना है हमको? हेल्पिंग। हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब जो हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या है? अस है, इंग्लिश है। तो हम इंग्लिश के थ्रू बनाएंगे। ओके, मैंने कहा कि ये अस को वहां पर बनाए थे, यहाँ पर अब हम बना देते हैं जो दूसरा ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इंग्लिश है। इंग्लिश के हम इसको चेंज कर देते हैं, तो इंग्लिश हमारा सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर की वर्ब लगेगी। और यहाँ पर आपका बेटा क्या है? टाट। टाट मींस क्या हो गया? पास्ट डिफरेंट, चेंज टू पास्ट कंटीन्यूअस। पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर्ब लगेगा, है? तो सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा, वर्ब वाज। हाँ, वेरी गुड, वाज लगेगा। बाय हूं, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट क्या हो गया? इंग्लिश। ठीक है ना? बाय हूं वाज इंग्लिश। उसके बाद टी ए यू जी एच टी, टाट। बाय हूं वाज इंग्लिश टाट टू अस। लास्ट में हमने आपको बताया था, अगर लिविंग थिंग्स है तो वह आपका ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं, सही ऑब्जेक्ट के रूप में यूज हो रहा है, ऑब्जेक्ट में होते हुए, तो वहां पर हमें टू लगा देना है बिफोर द ऑब्जेक्ट, जब हमारा सब्जेक्ट क्या हो? न्यूट्रल जेंडर का हो, मतलब निर्जीव हो। बताया था ना हमने? तो देखिए, हमने उसी से बना दिया। अगर हम इसको बाय हूम में ना चेंज करें तो हमारे सामने ऐसा भी सेंटेंस आ जाता है। तो हम क्या करेंगे? चलिए, हु का हु ही लगाएंगे। क्या लिखेंगे? हु है। और ये क्या नाम? वाज है तो वाज ही रहेगा। इंग्लिश टाट टू अस बाय। बस
Who was English taught to us by? ऐसा लग जाएगा, लेकिन ये बड़ा ऑड लगता है, ठीक ना? और आपके सामने आता है सेंटेंस, तो ये मैंने इसलिए बता दिया बेटा क्योंकि जितने भी अब आज एग्जाम्स हो रहे हैं हमारे सामने, वो कैसे हो रहे हैं? कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जितने भी हो रहे हैं वो टोटल ऑब्जेक्टिव हो रहे हैं, और ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आपको बनाना नहीं है, आपको ढूंढना है, सर्च करना है, ये ना होता है। तो आपके सामने मान लीजिए ये वाला सेंटेंस दे दिया तो आप कैसे क्या करेंगे? तो इसलिए मैंने इसको बता दिया। अगर ऐसा भी आ जाता है तो गलत नहीं है, वो आपको दिमाग में बैठा लीजिए, रूल रेगुलेशन के अनुसार सही है तो वही आपका सही सेंटेंस है, ठीक है ना? टेंस स्टूडेंट्स की हेल्पिंग वर्ब जो है वो सब सही होनी चाहिए, इतना ध्यान रखिए आप। ओके यस सर। एनी देखिए इसमें कोई कंफ्यूजन हो तीनों में बताइए, तीनों का मैंने एक सेंटेंस बताया नहीं बताया? अब आपको इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप और WHO जिसको हम कहते हैं हु से जब सेंटेंस स्टार्ट हो, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जितने भी आते हैं सब मैंने आपको यहाँ पर दे दिया ना? अब आपको ये करना है कि एक्सरसाइज बनाना है, जो नहीं है उसको आप पूछना है। ओके अभी आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस पढ़े और इसमें हम आपको 2 मिनट केवल रिसाइटेशन पे मिलेंगे और आपको मॉडल्स की तरफ ले चलेंगे। मॉडल्स तो आपको प्रीवियस क्लासेस में मैंने आपको अच्छी तरह से इलेबोरेट करके पढ़ाया हुआ है, और जिसको नहीं पता है वो वॉच करे, देखे, लिखे, नोट्स बनाए, ना समझ में आए तो हमसे पूछो फिर से। ओके अब यहाँ पर मॉडल्स की बात हो रही है, जब मॉडल्स है तो उसको एक्टिव टू पैसिव कैसे बनाएंगे, तो आपको वहां भी बताया गया, यहाँ भी हम बता देते हैं। जैसे मॉडल जो भी रहेगी वो सेम मॉडल रहेगी। मॉडल किसमें क्या होती है? DE वेरी गुड, मॉडल होता है, ठीक है? ये मॉडल जो भी होगा वही रह जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगी? बी है। जैसे आ जाए he can win, नहीं he can lift, LIFT, he can lift this bag, इस सेंटेंस में he can lift this bag, वह इस बैग को उठा सकता है। तो ये क्या हो गया? एक्टिव हो गया। अब यहाँ पर पैसिव क्या होगा? ये बताया जाता है जब भी मॉडल में हमें सेंटेंस आते हैं तो उनको बनाने के लिए हमें सबसे ज़्यादा जरूरी है उसके स्ट्रक्चर रूल जो यहाँ पर है। मॉडल यानी कि यहाँ जो ऑब्जेक्ट होगा या सब्जेक्ट होगा वो तो लगेगा ही, इसमें आपको लगाना है, ठीक है ना? ये मॉडल्स जो भी आते हैं उन मॉडल्स को बनाने के लिए यही स्ट्रक्चर रूल हम फॉलो करेंगे। यानी कि सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस का उसको हम लगाएंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे, फिर मॉडल का यूज करेंगे। जो मॉडल रहेगा उस सेम हमें मॉडल लगाना है। कैन है तो कैन है, मस्ट लगाना मस्ट है, कुड है तो कुड है, उड है तो उड है, शुड है तो शुड है। जो भी मॉडल्स आएगी उसी का सेम एज इट इज यूज कर देना है। ओके यस सर। फिर उसके बाद जो भी आपका आए मॉडल्स उसे जस्ट बाद में क्या लगा देना? बी लगा देना है, और उसके बाद एक्शन की थर्ड फॉर्म लगा देनी है। ओके यस सर। फिर उसके बाद आपको बाई लगाना है, फिर जो भी आपका एक्टिव वॉइस सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनाना है। ओके तो देखिए यहाँ पर ही कैन लिफ्ट दिस बैग, ये सेंटेंस होगा आपका एक्टिव वॉइस है। अब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं, तो देखिए इसका जो सब ऑब्जेक्ट है दिस बैग को हमने ये क्या बना लिया? सब्जेक्ट बना लिया। यस सर। तो अब ये सेम मॉडल्स कैन है कैन लगा लिया, इसके जस्ट बाद हमने क्या लिया? बी लिखा और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख दिया है। रेस्टिव पोजीशन में और कुछ है ही नहीं, सीधा बाई लगाया और यहाँ पर क्या है? ही सब्जेक्ट, इसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है? ही। ये आपका बन गया पैसिव वॉइस। ओके यस सर। एनी प्रॉब्लम्स? All these sentences which are delivered to you, नो सर।